जिंदगी के हर मोड़ पर हमें दो तरह के चेहरे मिलते हैं। एक वो जो कहते हैं कि सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं, कि कम उम्र में बड़ा करना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, कि असल दुनिया में कोशिश करने वालों के हाथ सिर्फ थकान लगती है। और दूसरे वो चेहरे जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, सिर्फ अपने सफर से ये साबित कर देते हैं कि सपनों का कोई धर्म नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। वो चेहरे दुनिया को नहीं, अपने आप को चैलेंज करके ऊपर उठते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक चेहरे की है, एक ऐसे लड़के की जिसने ना तो किसी बड़े बिजनेस स्कूल की डिग्री ली, न किसी बड़े परिवार का सहारा था, और ना ही शुरुआती दौर में उसके पास कुछ ऐसा था जिसे दुनिया एडवांटेज कह सके। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सोच। और सोच वो चीज है जो दुनिया के सबसे लंबे रास्तों को भी छोटा बना देती है। हम बात कर रहे हैं रितेश अग्रवाल की, ओयो रूम्स के फाउंडर, जिन्होंने सिर्फ 17-18 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसे पूरा देश तक नहीं समझ पाया था। एक कमरे से शुरू हुआ सफर आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में फैला। लेकिन ये कहानी होटल्स की नहीं है, ये कहानी उस हंगर की है, उस क्यूरियोसिटी की है, उस जिद की है जो किसी को भी इतिहास लिखने का हक देती है। लेकिन रितेश की कहानी को सिर्फ इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी मान लेना, उसे हल्का करना होगा। असल में ये कहानी आज की जनरेशन की कहानी है, उन लड़कों की, उन लड़कियों की जो आज यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, इंस्टाग्राम रील्स, एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, कैसे करें और क्या करें। ये स्क्रिप्ट आपके लिए सिर्फ कहानी नहीं, एक मिरर है, क्योंकि रितेश की जर्नी में आपको वह हर क्वेश्चन मिलेगा जो शायद आप भी खुद से पूछ चुके हैं। क्या मैं अपने मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ऊपर उठ सकता हूं? क्या मेरी कम उम्र मुझे रोकती है? क्या मेरे पास रिसोर्सेज कम होने का मतलब है कि मेरा सपना गलत है? क्या मेरे अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी जरूरी है? क्या कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुरू करने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार करना जरूरी है? इस कहानी में आपको इन सभी क्वेश्चंस का जवाब नॉट इन थ्योरी, नॉट इन मोटिवेशनल कोट्स, बल्कि एक रियल व्यक्ति के वास्तविक डिसीजंस, फेलियर्स और ब्रेक थ्रूज में मिलेगा। रितेश की जर्नी क्यों आज की पीढ़ी के लिए जरूरी है? क्योंकि आज सैकड़ों डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं। मोबाइल खोलते ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है, इंस्टाग्राम खोलते ही लगता है कि हर कोई आगे निकल चुका है, यूट्यूब खोलते ही लगता है कि दुनिया में हमारी जरूरत ही नहीं है। आज का यूथ हसल कल्चर और बर्नआउट के बीच फंसा हुआ है, और ऐसे समय में रितेश अग्रवाल की कहानी एक रिमाइंडर है कि सफल होना एक टैलेंट नहीं, एक हैबिट है, एक पैटर्न है, एक तरीके से सोचने का तरीका है। और यह तरीका समझ में आए, यही इस स्क्रिप्ट का मकसद है। यहां कोई पोएटिक डायलॉग नहीं कि सपने उतने ही बड़े होते हैं जितनी बड़ी आपकी उड़ान, नहीं। यह सिर्फ हार्डकोर रियलिटी है कि ड्रीम्स के पीछे भागना, बहुत बार गिरना, फिर उठना, यही असली लाइफ है। और जो लोग इसे समझ लेते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटे शहर का लड़का, बड़ी दुनिया का ख्वाब। उड़ीसा का बिसम कटक, एक छोटा सा टाउन जहां कोई बच्चे से पूछे कि तुम्हारा सपना क्या है, तो जवाब साधारण ही मिलता, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन एक 13 साल के लड़के ने कहा, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे सीखना है, मुझे बनाना है। ये डिजायर बहुत रेयर होती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप जानते हैं, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, इन सब की चाइल्डहुड में एक कॉमन फैक्टर था, क्यूरियोसिटी। रितेश भी उन्हीं लोगों की तरह था, जिज्ञासु, रेस्टलेस, हर चीज जानने की भूख रखने वाला। उसके लिए किताबें नहीं, दुनिया उसकी टीचर थी। वो ट्रैवल गाइड्स पढ़ता था, बिजनेस ब्लॉग्स पढ़ता था, और होटल्स में कैसे काम होता है ये भी ऑब्जर्व करता था। कहते हैं कि सक्सेस की शुरुआत इंटरेस्ट से नहीं, क्यूरियोसिटी से होती है। और रितेश की क्यूरियोसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने 12-13 साल की उम्र में ही किताब लिख दी थी इंडियन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के बारे में। किसी बच्चे के लिए यह अचीवमेंट छोटी नहीं होती, लेकिन रितेश ने कभी किसी अचीवमेंट को फाइनल माना ही नहीं था। उसके लिए हर अचीवमेंट एक डोरवे थी अगले लेसन की तरफ। कम उम्र में सक्सेस का असली कोड क्या है? ये कहानी सिर्फ इस बात की नहीं कि रितेश कम उम्र में सक्सेसफुल हो गया। ये कहानी इस बात की है कि उसने ऐसा क्यों कर पाया। क्योंकि उम्र कम होना डिसएडवांटेज नहीं होता। डिसएडवांटेज तब होता है जब आपकी सोच कम हो, आपका एक्सपोजर कम हो, आपकी हंगर कम हो।
और रितेश ने अपनी हंगर को कभी कम होने नहीं दिया। उसने बताया कि सीखने का सही तरीका ये नहीं कि टीचर असाइनमेंट दे और हम उसे पूरा कर दें। सीखने का सही तरीका यह है कि इंसान खुद अपना असाइनमेंट लिखे और खुद ही उसे सॉल्व करना शुरू कर दे। रितेश का पहला असाइनमेंट था इंडिया के बजट होटल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। सवाल छोटा था, लेकिन इसका जवाब इतना बड़ा था कि इंडिया की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हिस्ट्री बदल गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ होटल्स की नहीं है। असल लेसन यह है कि किसी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उम्र की जरूरत नहीं, इमर्शन की जरूरत होती है। आज अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपके पास कॉस्टली कैमरा जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि आप ऑब्जर्व करें। कौन सा एंगल अच्छा लगता है, कौन सी स्टोरी ऑडियंस को पकड़ती है, कौन सा थंबनेल कन्वर्जन देता है। आज अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आपके पास कोई डिग्री जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ यह है कि आप ये समझें कि मार्केट किस चीज के लिए पैसा दे रही है। और रितेश ने यही किया, मार्केट को समझा और इतना समझा कि दुनिया भी हैरान रह गई। आज के यूथ के लिए रितेश की कहानी क्यों जरूरी है? क्योंकि आज सभी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, सभी लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। लेकिन रितेश की जर्नी बताती है कि शॉर्टकट कभी सक्सेस नहीं देते, लेकिन स्मार्ट कट हमेशा सक्सेस दिलाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि शॉर्टकट बिना सोचे समझे भागना है और स्मार्ट कट समझकर, देखकर, ट्रेंड्स को पकड़कर आगे बढ़ना है। आज के टाइम में एआई, कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब अपॉर्चुनिटीज सोने की खान की तरह हैं, लेकिन इन्हें यूज वही करेगा जिसकी आईज ओपन होगी। और रितेश की आंखें ओपन थीं। हर टाइम, हर मोमेंट उसे हर गड़बड़ी में एक पॉसिबिलिटी दिखती थी, हर प्रॉब्लम में एक प्रोडक्ट दिखता था। और यही माइंडसेट आप भी डेवलप कर सकते हैं अगर आप इस स्क्रिप्ट को सिर्फ सुने नहीं, अपनी लाइफ पर अप्लाई भी करें। जब आप किसी युवा उद्यमी की कहानी सुनते हैं तो आमतौर पर दो चीजें आपके मन में उठती हैं। एक ये कि उसकी किस्मत अच्छी रही होगी और दूसरा ये कि उसके पास कोई बड़ा एडवांटेज रहा होगा। लेकिन रितेश अग्रवाल का सफर इस सोच की जड़ों को हिला देता है, क्योंकि उसकी कहानी में ना तो किस्मत ने शॉर्टकट्स दिए और ना ही उसे किसी बड़े एडवांटेज ने हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सीखने की भूख, जिसे कभी किसी ने बुझने नहीं दिया। मेन पार्ट 1 में हम उस पूरे सफर को खोलेंगे जहां रितेश ने समझा कि दुनिया कैसे चलती है, एक प्रॉब्लम कैसे पहचानी जाती है, एक आइडिया कैसे जन्म लेता है और वो कौन से छोटे छोटे डिसीजंस थे जिन्होंने उसकी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट बदल दिया। ये कहानी उन सब के लिए है जो आज के डिजिटल दौर में कंफ्यूज्ड हैं, स्टक महसूस करते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, देखते सब कुछ है लेकिन खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते। और सबसे बड़ा कारण है एक्सपोजर की कमी। एक्सपोजर जो रितेश ने खुद बनाया, एक्सपोजर जो आपको भी बनाना होगा। एक छोटे शहर की बड़ी सोच, क्यूरियोसिटी का जन्म। उड़ीसा के एक छोटे से शहर बिसम कटक में पला बढ़ा एक बच्चा, जिसके आसपास न बड़े मॉल थे, न स्टार्टअप इवेंट्स, न कोई एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, लेकिन उसके दिमाग में दुनिया घूमती थी लिटरली। उम्र 8-10 साल की ही रही होगी जब बाकी बच्चे क्रिकेट, मार्बल्स, वीडियो गेम्स में उलझे थे और रितेश किसी ट्रैवल गाइड को पकड़कर उसमें होटल्स, रूम्स, एक्सपीरियंसेस और लोगों की लाइफस्टाइल्स को ध्यान से देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक सवाल लगातार चलता था कि ये लोग ऐसा कैसे करते हैं जो मेरे आसपास नहीं होता, वो दुनिया में कहीं और कैसे पॉसिबल है। ये सवाल किसी भी युवा में अगर जाग जाए तो अंडरस्टैंड कर लीजिए उसकी जिंदगी एवरेज नहीं रहेगी, क्योंकि सक्सेसफुल लोग आंसर्स ढूंढने से पहले क्वेश्चंस ढूंढते हैं और रितेश में क्वेश्चंस की कमी कभी नहीं रही। 2. मिडिल क्लास माइंडसेट वर्सेस एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। हर मिडिल क्लास घर में एक पैटर्न होता है, पढ़ाई, नौकरी, स्थिरता। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का पैटर्न होता है सीखना, करना, गिरना, फिर करना, फिर एक दिन जीतना। दोनों माइंडसेट के बीच सबसे बड़ा अंतर यह नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। अंतर सिर्फ यह है कि मिडिल क्लास माइंडसेट कंफर्ट ढूंढता है और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्यूरियोसिटी। रितेश ने कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि अगर कंफर्ट चाहिए तो जिंदगी एक लीनियर रास्ता दे देगी जिसमें कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रोथ चाहिए तो जिंदगी उसे ऐसे रास्तों पर डालेगी जहां गिरना भी पड़ेगा और डर महसूस भी करना पड़ेगा। लेकिन डर का मतलब रुकना नहीं होता, डर का मतलब होता है अब तुम सही रास्ते पर हो। 3. पहली सीख,
एक्सपोजर जितना बढ़ेगा, विजन उतना बड़ा होगा। रितेश ने अपने जीवन में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में नहीं किया, बल्कि एक्सपोजर में किया। अक्सर लोग सोचते हैं कि लर्निंग सिर्फ स्कूल से मिलती है, लेकिन लर्निंग की सबसे बड़ी जगह है बाहर की दुनिया। 13-14 साल की उम्र में ही रितेश अपने घर से बाहर निकलने लगा था, न घूमने के लिए बल्कि देखने के लिए। दोस्तों की तरह मूवीज देखने नहीं जाता था, बल्कि सिटीज में जाता था, होटल्स देखने, लोगों से मिलने, बात करने, ऑब्जर्व करने। कौन सा होटल कैसा चलता है, कहाँ कस्टमर खुश है, कहाँ अनहैप्पी है, कहाँ क्लीनलीनेस की कमी है, कहाँ मैनेजमेंट खराब है। ये सब एक टीनेजर को ऑब्जर्व करना ये अनयूजुअल बात है, लेकिन यही अनयूजुअल लोग दुनिया बदलते हैं, क्योंकि वे बाकी लोगों की तरह दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, समझते हैं। 4. एंटरप्रेन्योरशिप की पहली चिंगारी, स्मॉल प्रॉब्लम्स आर बिग अपॉर्चुनिटीज। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एक खास स्किल होती है। वे प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखते, उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। रितेश ने ट्रैवल के दौरान देखा, भारत में लाखों बजट होटल्स थे, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं नहीं थी। कभी कमरे साफ, कभी गंदे, कभी स्टाफ अच्छा, कभी रूड, कभी एसी चलता, कभी नहीं चलता। ये मिडिल क्लास ट्रैवलर के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, और इसी स्ट्रगल ने रितेश के दिमाग में एंटरप्रेन्योरियल स्पार्क जगाई। उसने समझा कि जहां सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं, वहीं सबसे बड़ा बिजनेस होता है, क्योंकि कंप्लेंट्स ही वो जगह है जहां कस्टमर्स अपनी जरूरतें खुद बता देते हैं। आप बस स्मार्ट हो तो जरूरत को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। 5. विफलता पहली असली टीचर। हर बड़ी कहानी में एक जगह आती है जहां सब कुछ खाली हो जाता है। एम्बिशन बहुत है, ड्रीम्स बहुत हैं, लेकिन रियलिटी ये कहती है कि अभी तेरे पास कुछ नहीं है। रितेश के साथ भी यही हुआ। 17 साल की उम्र में वो दिल्ली आया, उम्मीदों से भरा हुआ, लेकिन दिल्ली ने उसे सबसे पहला ट्रूथ दिया कि सपना बड़ा होना आसान है, लेकिन उसे शुरू करने की कीमत भी बड़ी होती है। दिल्ली में रहने के पैसे नहीं, कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन क्लासेस से ज्यादा उसका मन आउटसाइड लर्निंग में था। वे स्टार्टअप्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, फाउंडर्स की बातें, बिजनेस मॉडल्स, इन सब में खोया रहता था। एक बार तो हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपने खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। लेकिन यही स्ट्रगल्स असली फाउंडेशन बनाते हैं, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता, तभी डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा साफ दिखता है। एक बार एक इंटरव्यू में रितेश ने कहा था कि अगर मैं उस दौर में वापस जा सकता तो मैं चाहता कि वो और भी मुश्किल होता, क्योंकि वही मुश्किलें आपके कैरेक्टर की असली फोर्जिंग मशीन होती हैं। 6. फेलियर नंबर 1, पहला स्टार्टअप, पहला झटका। रितेश की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत हुई ऑरोविल से। ये एक एयरबीएनबी स्टाइल प्लेटफॉर्म था बजट स्टे लिस्टिंग्स के लिए। आइडिया अच्छा था, एग्जीक्यूशन भी ठीक था, लेकिन जैसे हर स्टार्टअप शुरू में फेस करता है, मनी कम, टीम एक्सपीरियंस कम, मार्केट अंडरस्टैंडिंग अधूरी, बिजनेस डायरेक्शन अनक्लियर, और सबसे ज्यादा फाउंडर की क्लैरिटी कम। ऑरोविल सफल नहीं हुआ। लोग यूज नहीं कर रहे थे, मॉडल स्केलेबल नहीं था, और इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं था। किसी भी 17-18 साल के लड़के के लिए यह सबसे बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि पहली फेलियर ईगो को चोट मारती है। लेकिन यही वो जगह है जहां दो तरह के लोग अलग हो जाते हैं। कुछ लोग यहीं बैठ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं गलती मेरी है, सीख भी मेरी होगी, और रितेश दूसरे समूह में आते थे। 7. फेलियर का असली उपयोग, ऑब्जर्व, अडैप्ट, ओवरकम। हर फेलियर के बाद 2 रास्ते खुलते हैं, या तो आप हार मान लो या फिर फेलियर की एनाटॉमी समझो। रितेश ने अपने फेलियर को डाइसेक्ट किया, कहां कमी थी, किस नीड को एड्रेस नहीं किया। इंडिया के होटल मालिकों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कस्टमर्स किस वजह से प्लेटफॉर्म पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, पीपल क्या एक्सपीरियंस चाहते थे और उन्हें क्या मिल रहा था। ये सारे सवाल उसने खुद से पूछे, और यहीं से जन्म हुआ ओयो का बेसिक आइडिया। ऑरोविल ने उसे सिखाया था, प्रोडक्ट मत बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो कि करोड़ों लोग उससे रिलेट कर सकें। 8. ब्रेक थ्रू गलती से नहीं मिलता, इंटेंट से मिलता है। कहते हैं कि किस्मत दरवाजा तभी खोलती है जब आप लगातार नॉक करते रहते हैं। ऑरोविल की वजह से रितेश पहले ही मार्केट में उतर चुका था। उसे पता था कि लोग क्या चाहते हैं, कंसिस्टेंसी, चाहे कमरा कैसा भी हो, साइज छोटा हो या बड़ा, लग्जरी हो या ना हो, लेकिन यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। और ये यूनिफॉर्मिटी होटल्स अकेले नहीं दे सकते थे,
इन्हें एक पार्टनर चाहिए था जो स्टैंडर्ड सेट करे, टेक्नोलॉजी दे और मैनेजमेंट इंप्रूव करवाए। इसी अंडरस्टैंडिंग से पैदा हुआ ओयो रूम्स ऑन योर ओन, एक ऐसी चेन जो होटल मालिकों को पार्टनर बनाती थी और कस्टमर्स को स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस। हर जगह एक जैसा रूम, एक जैसा एक्सपीरियंस, एक जैसा रेट। इंडिया में यह आइडिया रेवोल्यूशनरी था, और रेवोल्यूशनरी आइडियाज हमेशा छोटे ऑब्जर्वेशन से ही पैदा होते हैं। 9. टीनेजर से फाउंडर बनने का साइकोलॉजिकल शिफ्ट। 18-19 साल की उम्र में एक देश भर की समस्या को समझकर उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना, यह सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होता, यह माइंडसेट से होता है। माइंडसेट जिसने कुछ की प्रिंसिपल्स फॉलो किए। प्रिंसिपल 1, क्लैरिटी बीट्स इंटेलिजेंस। आप कितना जानते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या समझते हैं। आपका डायरेक्शन क्लियर है या नहीं, सक्सेस इसी पर डिपेंड करती है। प्रिंसिपल 2, क्यूरियोसिटी बीट्स डिग्री। डिग्री नॉलेज देती है, क्यूरियोसिटी प्रोग्रेस देती है। रितेश ने कॉलेज छोड़ा लेकिन लर्निंग कभी नहीं छोड़ी। प्रिंसिपल 3, ओनरशिप बीट्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता, आप जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं ये मैटर करता है। प्रिंसिपल 4, स्पीड बीट्स परफेक्ट प्लानिंग। परफेक्ट प्लान की वेट में लोग जिंदगी खो देते हैं। एक्शन में गलती होती है पर एक्शन रिजल्ट भी लाता है। इन प्रिंसिपल्स ने एक टीनेजर को फाउंडर बना दिया। 10. ओयो के शुरुआती संघर्ष। पीपल डोंट ट्रस्ट यंग ड्रीमर्स। जब ओयो शुरू हुआ, बिगेस्ट चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिगेस्ट चैलेंज था ट्रस्ट। एक 17-18 साल का लड़का होटल मालिकों को समझा रहा था कि मुझे आपके प्रॉपर्टी हैंडल करने दीजिए, मैं आपको ज्यादा कस्टमर दिलाऊंगा। प्रॉपर्टी ओनर्स डाउट करते थे, ये बच्चा क्या जाने मैनेजमेंट, ये होटल चलाएगा, हमारा रिस्क कौन लेगा। लेकिन यही जगह थी जहां रितेश की कम्युनिकेशन स्किल्स चमकी। वो हर होटल ओनर से बैठकर बात करता, उनकी प्रॉब्लम समझता, सूरज ढलने तक समझाता रहता कि ओयो का बेनिफिट क्या है। जहां बड़े बिजनेस लोग स्प्रेडशीट्स लेकर जाते, रितेश सिंसियरिटी लेकर जाता था, और सिंसियरिटी हमेशा स्प्रेडशीट्स जीत लेती है। धीरे धीरे ट्रस्ट बना और एक एक होटल जोड़कर ओयो खड़ा होने लगा। सफलता का पहला कदम लेना मुश्किल होता है, पर उससे भी मुश्किल होता है दूसरा कदम, तीसरा कदम, और वो हर कदम जिसे आप लेते लेते अपने पैरों की ताकत महसूस करना बंद कर देते हैं। दुनिया को हमेशा पहला कदम दिखता है, पर असली गेम स्केलिंग का होता है। एक आइडिया दुनिया में लाखों होते हैं, लेकिन उन्हें लाखों लोगों तक पहुंचाने का हुनर सिर्फ कुछ ही के पास होता है। मेन पार्ट 2 की शुरुआत यहीं से होती है, जहां ओयो सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा बल्कि एक मिशन बन गया, और रितेश सिर्फ एक फाउंडर नहीं बल्कि एक बिल्डर बन गया। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उस समय एक बड़े बदलाव के इंतजार में थी। ट्रैवल बढ़ रहा था, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो रहा था, मोबाइल फोन यूसेज बढ़ रहा था, और लोग एक्सपीरियंसेस में पैसे खर्च करना शुरू कर रहे थे। मार्केट रेडी थी, लेकिन फ्रैगमेंटेशन इतनी थी कि कोई इस प्लेस को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। इसी गैप को पकड़ते हुए ओयो ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। स्टैंडर्डाइजेशन को प्रोडक्ट बना दिया। वो प्रोडक्ट जो देखने में सिंपल था, क्लीन रूम, बेसिक एमिनिटीज, फिक्स्ड प्राइसिंग, लेकिन एग्जीक्यूशन में कठिन था, क्योंकि हर होटल ओनर अलग सोच रखता था। हर प्रॉपर्टी अलग थी, हर कंडीशन अलग थी, और हर शहर की साइकोलॉजी भी अलग थी। इस पूरे कियोस को एक सिस्टम में बदलने का काम आसान नहीं था। यहीं से शुरू हुआ ओयो का असली सफर, ग्राउंड रियलिटी के साथ, लोगों से डीलिंग के साथ, डिस्प्यूट्स के साथ, और रास्तों में आने वाली उस हर बाधा के साथ जो किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन रितेश के लिए ये बाधाएं आखिरी नहीं थीं, बल्कि रास्ता बनाने का हिस्सा थीं। 1. सिस्टम बनाना सीखना, लीडर बनने का पहला लेसन। कई लोग थिंक करते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो है जो बिजनेस आइडिया लाता है, पर असली एंटरप्रेन्योर वो है जो सिस्टम बनाता है। सिस्टम यानी ऐसा तरीका जो फाउंडर के बिना भी काम चलता रहे, ग्रो होता रहे, और कस्टमर्स को एक जैसा एक्सपीरियंस देता रहे। जब ओयो ने अपना सिस्टम बनाना शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज आया कंसिस्टेंसी का। हर होटल में एक जैसे स्टैंडर्ड्स लागू करवाना, ओनर्स को समझाना, हाउसकीपिंग को डिसिप्लिन में लाना, चेक इन चेकआउट को इजी बनाना, ऐप लॉन्च करना, बुकिंग फ्लो स्मूथ बनाना, ये सब कागज पर आसान थे पर ग्राउंड पर बहुत कठिन। रितेश दिन में 12 से 14 घंटे सिर्फ प्रॉपर्टीज में घूमता था। वो खुद क्लीनिंग चेक करता, खुद वॉशरूम्स इंस्पेक्ट करता, खुद स्टाफ को समझाता कि कस्टमर फर्स्ट कैसी चीज होती है,
किसी भी महान लीडर की एक खास आदत होती है, वो अपने हैंड्स गंदे करने में शर्म नहीं समझता, और यही आदत ओयो की फाउंडेशन बनी। जो फाउंडर खुद ग्राउंड पर मेहनत करता है, उसका टीम ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड हो जाता है। 2. पीपल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे कठिन हिस्सा। प्रोडक्ट बनाना आसान है, टेक्नोलॉजी बनाना भी आज आसान है, लेकिन लोग संभालना, ये आज भी सबसे कठिन चीज है। ओयो को शुरू में सबसे ज्यादा चैलेंजेस इसी में मिले। ओनर्स को लगता था कि ओयो उनसे ज्यादा कंट्रोल ले रहा है, स्टाफ को लगता था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स आती थी, रेटिंग सिस्टम्स क्रूर थे, और इंटरनेट ऐसा था कि छोटी सी गलती भी इंस्टेंटली वायरल हो जाती थी। लेकिन रितेश ने एक बात ऑलवेज समझी, पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, पीपल रेजिस्ट बीइंग कंट्रोल्ड। इसलिए उसने लोगों को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि एम्पावर किया। ओनर्स को बताया कि एक अच्छा रिव्यू उनकी अर्निंग बढ़ाएगा, स्टाफ को समझाया कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना नहीं, इसका मतलब कस्टमर के भरोसे को सम्मान देना है। इंटरनल टीम को समझाया कि कंपनी एक लोगो नहीं, एक मूवमेंट है। स्लोली ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, टीम वर्क अपने आप बनता है। 3. टेक्नोलॉजी ओयो को एक जायंट में बदलने वाला असली फ्यूल। बाहर से देखने पर ओयो एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी लगता है, लेकिन असल में ओयो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। भारत में पहली बार किसी हॉस्पिटैलिटी ब्रांड ने एल्गोरिदम्स और डेटा का इतना डीप यूज किया। डायनेमिक प्राइसिंग, ऑक्यूपेंसी एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कस्टमर बिहेवियर पैटर्न्स, प्रॉपर्टी रेटिंग्स, रूम मैपिंग, कंसिस्टेंसी चेक्स, ये सब टेक ड्रिवन था। लेकिन टेक सिर्फ मशीनें नहीं होती, टेक सोच भी होती है, और रितेश का टेक माइंडसेट यही कहता था कि अगर कोई काम मैन्युअली हो रहा है और स्केलेबल नहीं है, तो उसे ऑटोमेट करो। टेक ने ओयो को रॉकेट स्पीड दी। जहां कॉम्पिटिटर्स एक शहर में एक्सपैंड करने में महीनों लगाते, ओयो हफ्तों में न्यू मार्केट्स कैप्चर कर लेता। टेक्नोलॉजी ने ओयो को सिर्फ बड़ा नहीं बनाया, इसे अनस्टॉकेबल बना दिया। 4. द स्केलिंग फेज, सक्सेस का सबसे डेंजरस स्टेज। किसी भी स्टार्टअप में स्केलिंग का फेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इस फेज में बिजनेस बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, खर्च बढ़ते हैं, और अगर सिस्टम परफेक्ट ना हो तो कंप्लीट कोलैप्स भी हो सकती है। रितेश के सामने भी यही चैलेंज था। ओयो का एक्सपेंशन इंडिया से बाहर शुरू हुआ, नेपाल, मलेशिया, चाइना, यूके, यूएस, और ये एक्सपेंशन इतना तेज था कि दुनिया ने ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन तेज ग्रोथ के साथ तेज चैलेंजेस भी आते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज अनहैप्पी थीं, कुछ सिटीज में क्वालिटी कंट्रोल कमजोर था, कुछ ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को लेकर एंग्री थे, कुछ मार्केट्स में कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थीं। मीडिया भी ओयो की तरफ देखने लगी, कुछ तारीफ में, कुछ सवालों के साथ। ये वो परख का समय था जहां एक यंग फाउंडर टूट भी सकता था, लेकिन असली लीडर वही होता है जो स्टॉर्म में भी खड़ा रहे। 5. क्राइसिस, हर बड़े फाउंडर की असली परीक्षा। हर बड़ी कंपनी को कठिन दौर का सामना करना पड़ता है। अमेज़न को हुआ, उबर को हुआ, पेटीएम को हुआ, एंड सेम हैपेंड विद ओयो। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज लेकर सामने आए, कुछ एम्प्लॉइज बर्नआउट महसूस कर रहे थे, कुछ देशों में रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई। लेकिन इन सभी क्राइसिस के बीच रितेश ने एक गोल्डन रूल फॉलो किया, स्टे अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी वो चीज है जो हर फाउंडर को रेयर बनाती है। किसी प्रॉब्लम के आते ही ब्लेम गेम शुरू कर देना आसान है, लेकिन रितेश ने हमेशा कहा, डिसीजन मेरा था, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। उसने हर क्राइसिस को एक लर्निंग में बदल दिया। कभी प्रोसेस बदला, कभी टीम स्ट्रक्चर बदला, कभी प्रॉपर्टी सिलेक्शन क्राइटेरिया स्ट्रेंथन किए। वो भागा नहीं, वो छुपा नहीं, वो सीधा खड़ा हुआ और बोला, मैं सुधारूंगा। और यही लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं, लीडरशिप का मतलब फ्लॉड होकर भी कमिटेड होना है। 6. द माइंडसेट शिफ्ट, सर्वाइवल से लेकर डोमिनेशन तक। जब किसी स्टार्टअप की ग्रोथ स्टेबल हो जाती है, उसका माइंडसेट सर्वाइवल से डोमिनेशन में चेंज हो जाता है। ओयो इसी फेज में पहुंचा जहां इंडिया की हर स्ट्रीट पर उसका साइन बोर्ड दिखने लगा। इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई, जैसे ओला ने ऑटोज को डिस्टर्ब किया, जोमैटो ने फूड मार्केट को, पेटीएम ने पेमेंट्स को, ओयो ने हॉस्पिटैलिटी को। लेकिन डोमिनेंस का मतलब घमंड नहीं होता, डोमिनेंस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए फाउंडर का माइंडसेट भी बदलता है। अब डिसीजंस सिर्फ उसके लिए नहीं होते, डिसीजंस मिलियंस ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए होते हैं। रितेश ने इस फेज में कुछ बड़े डिसीजंस लिए, स्ट्रॉन्गर टेक सिस्टम, ब्रांड रिस्ट्रक्चरिंग, ग्लोबल लीडरशिप हायरिंग, हाई क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन, डीप पार्टनरशिप्स, रिवैम्पिंग द बिजनेस मॉडल। ये फेज एक चीज सिखाती है, सक्सेस मेंटेन करना सक्सेस पाने से ज्यादा कठिन है। 7. लर्निंग फॉर टुडेज यूथ, सक्सेस है लेकिन शॉर्टकट नहीं।
आज का यूथ इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है। वो एक वीडियो वायरल चाहता है, एक स्टार्टअप फंडिंग चाहता है, एक स्किल सीखकर अर्निंग चाहता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जिनकी 3 आदतें सबसे स्ट्रांग हो। हैबिट नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। आइडियाज हवा में नहीं मिलते, ग्राउंड पर मिलते हैं। रितेश होटल रूम्स में बैठकर ऑब्जर्व करता था। आप भी अपनी इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करें। क्या कमी है, क्या तकलीफें हैं, कहाँ लोग परेशान होते हैं, वहीं आपका प्रोडक्ट छुपा है। हैबिट नंबर 2, कंसिस्टेंसी। टैलेंट एक दिन जीतता है, कंसिस्टेंसी लाइफ टाइम जीतती है। हैबिट नंबर 3, ह्यूमिलिटी। शांत रहना, पेशेंस रखना, ईगो को नीचे रखना, ये क्वालिटीज किसी भी एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी ताकत है। 8, रितेश का सबसे बड़ा गिफ्ट, विजन। विजन का मतलब दुनिया को वैसे देखना जैसे वो आज नहीं है, बल्कि जैसे वो कई साल बाद होगी। 2013-14 में इंडिया में बजट होटल का कॉन्सेप्ट एक मेस था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, लेकिन विजनरी लोग फ्यूचर देखते हैं और उसी फ्यूचर पर काम करते हैं। आज दुनिया के कई देशों में ओयो सिर्फ एक नाम नहीं, एक सिस्टम है। और ये सब एक टीनेजर की इमेजिनेशन से शुरू हुआ था। विजन ऐसी चीज है जो किसी भी यंग व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वेपन है। स्किल आप सीख सकते हैं, फंडिंग आपको मिल सकती है, टीम आप हायर कर सकते हैं, लेकिन विजन एक गिफ्ट है जिसे आप एक्चुअलाइज करते हैं। विजन को आप शार्पन करते हैं क्यूरियोसिटी, लर्निंग और एक्सपोजर से। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि रितेश की कहानी रितेश के लिए नहीं, आपके लिए है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की जिंदगी आपको एक संदेश देती है, लेकिन यह संदेश सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं होता, ये ब्लूप्रिंट होता है। और इस ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, आपकी शुरुआत तंग गली से हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल आसमान से भी बड़ी हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेहनत के उस अंधेरे कमरे में बैठ सकते हैं जहां कोई ताली नहीं बजाता, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, कोई आपको समझता भी नहीं, लेकिन आप फिर भी अपनी आग को बुझने नहीं देते? रितेश की जिंदगी में कोई जादू नहीं था। वो किसी अमीर खानदान से नहीं आया, उसके पास कोई सुपर स्किल नहीं थी। उसे जीवन में हर वो समस्या मिली जो एक भारतीय मिडिल क्लास युवा को मिलती है। रिसोर्सेस कम, गाइडेंस कम, कंफ्यूजन ज्यादा, रिस्क का डर ज्यादा। लेकिन उसने एक बात समझ ली, मेरी आज की परिस्थितियां मेरे कल का फैसला नहीं करेंगी। और ये लाइन किसी भी युवा की लाइफ बदल सकती है अगर वो इसे सिर्फ सुने नहीं, जीना शुरू करे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी जिंदगी की स्टोरी किसी और के कलम से लिखवाते हैं, और दूसरे वो जो अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं, खून, पसीना, आंसू और मेहनत की सिहाई से। रितेश दूसरी कैटेगरी में था और आप भी उसी कैटेगरी में हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें आपको अपनानी होंगी। पहला, एक्सपोजर। अपने शहर, अपनी दुनिया से बाहर निकलो। आपको दुनिया एक्सप्लोर करनी होगी, न्यू आइडियाज देखने होंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज समझनी होगी। एक्सपीरियंस दुनिया की सबसे सच्ची किताब है। दूसरा, क्यूरियोसिटी। हर चीज से एक सवाल पूछो, व्हाई? ये सिस्टम जैसा है क्यों? ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई क्यों? लोग ये चीज ऐसे करते हैं क्यों? ये सवाल ही आपको आंसर्स तक ले जाते हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी। हर दिन 2 कदम बस। एक दिन की मोटिवेशन लाइफ नहीं बदलती, 1 साल की कंसिस्टेंसी लाइफ बदल देती है। चौथा, ओनरशिप। अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना सीखो। सक्सेस का क्रेडिट सब लेना चाहते हैं, लेकिन फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लीडर लेता है। 5वां, पेशेंस। कुछ चीजें टाइम से ही बनती हैं। लकड़ी को आग बनने में समय लगता है, इंसान को इंसान बनने में भी। अंतिम संदेश, सपने देखने वालों की कमी नहीं, सपने निभाने वालों की कमी है। अगर रितेश की जिंदगी से एक लाइन निकालनी पड़े जो किसी भी युवा के दिमाग में हमेशा रह जाए, तो वो ये होगी, एज डजंट मेक यू सक्सेसफुल, हंगर डज। आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपकी इंग्लिश मैटर नहीं करती, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। मैटर करता है, क्या आप गिरकर फिर उठकर चलने को तैयार हो? क्या आप दुनिया की नजर में नहीं, खुद की नजर में विनर बनना चाहते हो? क्या आप अपने डर को हर दिन थोड़ी थोड़ी मात दे सकते हो? अगर हां, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
क्योंकि सफलता उनका दरवाजा नहीं खोलती जो बाहरी खूबसूरती दिखाते हैं। सफलता उन लोगों को गले लगाती है जो अंदर से खूबसूरत सपने पालते हैं। रितेश ने अपने सपने को निभाया, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ शुरू करो और फिर रुकना मत। याद रहे, जीवन छोटा नहीं है, सोच छोटी होती है। सोच को बड़ा करो, बाकी सब अपने आप बड़ा हो जाएगा।